हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं 1 मार्च 2019 को 2:30 बजे की शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था वर्ग 2 का, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अपनी तैयारी का एनालिसिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को टेस्ट सीरीज पर ANU BHA 50 कूपन कोड यूज करने पर। बहुत से बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज को परचेज किया है। इससे क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा, एनालिसिस लगता रहेगा, आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सभी आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं कूपन कोड ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार डैश स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं। क्या दिया है? स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स। यहां पर आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो मैस्लो का जो प्रेरणा का पदानुक्रम है उसके अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो व्यक्ति आत्मसिद्धि के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए, यहां पर दे दिया ना आत्मविश्लेषण, स्वपूर्ति के लिए करता है। तो देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ था। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान वाली बात आ जाती है। फिर उसके बाद सेफ्टी चाहिए होती है। फिर आपके बाद उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब हेल्दी रिलेशनशिप बनना चाहिए। इसके बाद है एस्टीम नीड्स मतलब आपका रिस्पेक्ट हो, आपका एक स्टेटस मेंटेन हो, ये सब। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट होता है जहां पर आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। What part of personality operates on the pleasure? प्लेजर प्रिंसिपल पर, आनंद सिद्धांत पर कौन सा भाग काम करता है? ईगो आइडियल, सुपर ईगो, इद या फिर ईगो? आंसर देने की कोशिश कीजिए। फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। 5 स्टेजेस के नाम बताए हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। अब यहां पर आप बताएं प्लेजर प्रिंसिपल पर कौन काम करता है? इद काम करता है। ईगो क्या करता है? रियलिटी पर काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है इद और सुपर ईगो के बीच। सुपर ईगो क्या करता है? ये मोरलिटी पर काम करता है। ये प्लेजर पर काम करता है और ईगो रियलिटी पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What is the time in a child's life between childhood and adulthood? Childhood और adulthood के बीच जो ब्रिज का काम करता है, फर्स्ट ऑप्शन एडोलसेंस, मिनार्क, मिडिल चाइल्डहुड या फिर प्यूबर्टी। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या होगा? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में क्या होगा? एडोलसेंस होगा। स्टैनली हॉल ने इसे कैसी स्टेज कहा है? लाइव चैट में आप लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द सडन आहा मोमेंट? अगर आप लोगों ने गेस्टाल्टवाद का मैंने 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको कोहलर, कोफका, वर्टहाइमर और कर्ट लेविन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए 1 मिनट में शॉर्ट्स में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आहा मोमेंट, फ्लैश बल्ब, इंसाइट, ऑब्जर्वेशन या फिर डिडक्शन। तो ये कब आता है? इंसाइटफुल लर्निंग में इसकी बात होती है। इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट कंसिस्टेंटली? ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यही मिल गया, कंसिस्टेंटली। ऑप्शंस आर नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, रीजनिंग और वैलिडिटी। नॉर्म्स मतलब आपके जो रूल्स, वैल्यूज, कल्चर्स होते हैं वो होता है। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी मतलब आपने
बार बार वो परीक्षण करा और आपको सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। रीजनिंग आप सभी को पता है, लॉजिक लगते हैं जहां पर। वैलिडिटी मतलब जिस चीज को मेजर करने के लिए वो बनाया गया है उस पर वो खरा उतर पाए, दैट इज वैलिडिटी। तो कॉन्स्टेंटली इज रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, मतलब एक ही आंसर प्राप्त हो रहा है बार बार, रिलायबल है वो टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अलग थलग नहीं करते हैं, सेग्रीगेट नहीं करते हैं, हर बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखी जाती है कि बच्चा सेंटर में होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें करी जाती हैं, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग कैटर किया जाता है। विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसको आप एक रेगुलर स्कूल में रखो, लेकिन जो उसकी नीड है उसको भी फुलफिल किया जाए। कोई सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको विजुअल चीजें दिखा सकते हो। तो इस तरीके से प्रावधान किए जाएं, बट इन अ रेगुलर स्कूल। ऑप्शंस आर डेवलप मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ओनली, इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स ओनली, नेक्स्ट इंक्रीज एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्ज टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑफ स्प्रिंग इज डैश मोटिव, सेक्स, मैटरनल मोटिव, अचीवमेंट या फिर एफिलिएशन। संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह डैश अभिप्रेरणा है, किसका है? तो आप लोग बिल्कुल सही, मैटरनल मोटिव्स, मात्र अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई? एरिक्सन के द्वारा। कितनी स्टेजेस बताई गई? 8 स्टेजेस बताई गई। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई, फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस बताई और एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं। वर्च्यू बताना है जिसमें कॉम्पिटेंस आ जाता है, प्रतियोगिता वाली भावना आ जाती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये आपका बिल्कुल शुरुआती है, तो यहां पर तो ये सब चीजें आएंगी नहीं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में भी नहीं आएगा। फिर आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये बहुत आगे चला जाता है। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये भी बहुत बात की स्टेज है। जहां पर लेटर चाइल्डहुड, जहां पर बच्चा बहुत मेहनत करता है और उसमें अगर वो चीजें सफल नहीं हो पाती हैं तो वह हीनता की भावना आ जाती है, तो यहां पर कॉम्पिटेंसी की भावना आएगी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एरिक एरिक्सन से रिलेटेड थ्योरी मैंने अपलोड करी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर अ मेंटली रिटार्डेड लर्नर। शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जाएगा? ब्रेकिंग स्मॉलर टास्क इनटू लार्ज, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, जबकि लार्ज जो स्टेप्स होते हैं या जो बड़ी चीजें होती हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, और चूंकि हमसे क्या पूछा गया था? नॉट पूछा गया था, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया। बट हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू लर्नर यूजिंग विजुअल एड्स, ठीक बात है। इन्वॉल्विंग द लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज, ये भी ठीक बात है। प्रोवाइडिंग द लर्नर विथ इमीडिएट फीडबैक, देखो इमीडिएट फीडबैक एज सच कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पहला वाला तो पूरी तरीके से गलत है। पहला वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर अगर हम और ऑप्शंस की तरफ जाते, लेकिन पहला वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा गलत है कि आप स्मॉल स्टेप्स जो हैं या स्मॉल टास्क हैं उनको बड़े बड़े स्टेप्स में तोड़ दो, छोटे कठिन कार्यों से आप बड़े बड़े कार्यों में विभाजित करो, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू एंगेज इन आउटबाउंड एक्टिविटीज। अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है? आंसर बताइए। सोशल, फैंटम, सक्सेसफुल या फिर डिपेंडेंट। छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना किसमें है? तो सोशल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी गियर टूवर्ड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही है हेल्प की। समझ पा रहे हैं आप? छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए राइटिंग, स्कैफोल्डिंग, रीडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आप लोग बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन भी करके चलिए। स्कैफोल्डिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन मेथड ऑफ डिराइविंग ट्रेड्स। नॉट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लेक्सिकल, स्टैटिस्टिकल, थ्योरेटिकल, ये तीनों हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल मतलब ये कल्पना में होता है। समझ रहे हैं ना? निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है? दैट इज हाइपोथेटिकल। क्यों? क्योंकि ये कल्पना में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न इवैल्यूएशन। मॉडर्न इवैल्यूएशन किस तरीके से है? समेटिव, कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन या फिर रोट लर्निंग। तो समेटिव का ही एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट माना जाता है समेटिव को। फॉर्मेटिव जो होता है वो आपका फीडबैक के लिए होता है। रोट लर्निंग कभी होगा नहीं। और कॉन्टिन्यूअस सबसे अच्छा माना जाता है कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार हो, सतत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। What among the following is not the focus in learning and delivering a developmental comprehensive guidance and counseling program। ये देखो नॉट वाली जो चीजें है ना, ये बहुत पूछी जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। निम्नलिखित में से क्या विकास, व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो एकेडमिक एंड करियर ये तो इंपॉर्टेंट है, सोशल बिल्कुल, पर्सनल बिल्कुल, लेकिन फाइनेंशियल एज सच इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु एलेबोरेटेड एन एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स नोशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट अंडर आ थिनली डिस्कस्ड डिविनिटी। किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया? तो अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। वाइगॉत्स्की ने सोशियो कल्चर दिया, पियाजे ने कॉग्निटिव दिया, एरिक्सन ने साइको सोशल दिया, तो अब बचा क्या? वॉल्डविन। तो वॉल्डविन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में कर सकते हैं कि कभी कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस, तो आपका सही आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डेविएशन आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो लर्निंग कर्व मैंने बताया था ना इंटेलिजेंस में, इस तरीके से यहाँ पर ये 100 होता है, फिर 115, 130, 145, यहाँ पर 85, 75, इस तरीके से बताया था ना। तो कितना रहता है डेविएशन आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन? बताएं आप लोग, 1, 15, 10 या फिर 0। तो क्या होगा इसका आंसर? 15 विल बी द करेक्ट। सिग्मा से डिनोट किया था, म्यू इज इक्वल टू 100 किया था हमने, सिग्मा 15 किया था। नहीं देखा है तो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, मैं अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिंक करके मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, इस सेशन के बाद, अगर आपको नहीं मिल रही। वैसे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द एनवायरमेंट इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप विल हाउ दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक अबाउट। जब जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश करता है, कैसे सोचता है, वह क्या सोचता है, इस चीज को क्या करेगा? वो मेंटेन करेगा, वीक करेगा, स्केयर करेगा या फिर इन्फ्लुएंस करेगा? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? इसको ना मॉक टेस्ट के भी रूप में ले सकते हैं और अपने मार्क्स बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने आंसर भी मुझे कमेंट्स में बताए थे, तो आप भी अपने आंसर जो मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आते हैं इसको मॉक के फॉर्म में ले सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जेंडर डिवीजन इज डिफाइंड एज। तो जेंडर क्या होता है? मैंने आपको एक सोशलाइजेशन की थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था। जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है
और सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब यहां से हम ऑप्शंस के थ्रू हिट करेंगे। डिवीजन बिटवीन मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय, बायोलॉजिकल डिफरेंस, तो बायोलॉजिकल तो नहीं है। मेल फीमेल रेशियो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द हायरार्किकल रोल्स ऑफ मेल्स फीमेल्स विद सोसाइटी, बिल्कुल ठीक बात है, सोसाइटी की बात आ गई ना, और जेंडर सोसाइटी के द्वारा ही बनाया जाता है, तो डी विल बी या फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव, तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के ऊपर भी मैंने 1 मिनट वाला जो शॉर्ट्स रहता है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। जनरल आपका रूल होता है, स्पेसिफिक आपका एग्जाम्पल होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है इंडक्टिव में, स्पेसिफिक टू जनरल एंड एग्जाम्पल टू रूल। नहीं देखा है तो देख लीजिए, 1 मिनट का शॉर्ट्स है। तो डिडक्टिव में देखते हैं फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट्स डोंट वांट लर्न न्यू कंसेप्ट्स विच आर, नए कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश, ऐसे नए कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश नहीं करेगा जो होते हैं कैसे, लोकप्रिय, ये तो अच्छी बात है, बेहतर, ये भी अच्छी बात है, इंटेलिजिबल, ये भी अच्छी बात है, लेकिन एम्बिगुइश मतलब संदिग्ध, मतलब अस्पष्ट। एम्बिगुइश इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। एम्बिगुइश मतलब जो अस्पष्ट होता है, जो क्लियर नहीं होता है, क्या, जो क्लियर नहीं होता है, दैट इज एम्बिगुइश। तो एम्बिगुइश सीखने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट जो संदिग्ध या जो डाउट क्रिएट करे, तो वो कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। सम डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनरिच्ड एनवायरमेंट इनहेंस चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक, कि कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं, हीमोफीलिया वगैरह आपने नाम सुना होगा। समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, ठीक बात है। फिर है उचित उपाय करके सभी आनुवंशिक विकारों को रोका जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न मोर फाइनाइट स्किल्स थ्रू प्ले, बिल्कुल ठीक बात है, खेल के माध्यम से अधिक परिमित कौशल सीखने में सक्षम होता है। अब हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, कि उचित उपाय करके भी आप सभी प्रकार के आनुवांशिक रोगों को ठीक नहीं कर सकते या फिर नहीं रोक सकते। आनुवांशिक रोग, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर, ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर सेशन में डिस्कस करा, इसीलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर सेशंस देखो, उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। जितने भी सेशंस हैं, ऑलमोस्ट 43 सेशंस अपलोडेड हैं, तो देखो उनको, उनसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर अब इतने सालों बाद एमपीटेट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा यही है कि जो वर्ग 2 के एग्जाम क्वेश्चन है उन्हीं को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के टेट के भी आप लगा सकते हैं। बाद बाकी अगर इतना टाइम नहीं है, जिसका 5 या 6 तारीख में ही एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए भाई एमपी टेट के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो। और अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के लिए जरूर, क्योंकि वर्ग 2 में पेडागोजिकल क्वेश्चंस नहीं आए थे सब्जेक्ट वाइज, तो उसके लिए जरूर आप अलग अलग स्टेट के टेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हाट इज द गोल ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब कितने से कितने साल तक की स्टेज है, लाइव चैट में बताएं, और इसको हमने किस निमोनिक के थ्रू याद करा था ये भी बताएं। ऑपरेशनल थॉट्स, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, पियाजे से रिलेटेड थ्योरी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका किस स्टेज में आता है बताएं, सेंसरी मोटर, बिल्कुल ठीक। सिंबॉलिक थॉट आपका किस में आता है, प्री ऑपरेशनल, बिल्कुल ठीक। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स किस में आते हैं आपके, फॉर्मल ऑपरेशनल में, बिल्कुल। ऑपरेशनल थॉट्स वो भी कॉन्क्रीट चीजों को लेकर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जो चीजें समक्ष हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट दिया है, नॉट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग
से रिलेटेड नहीं है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस, बिल्कुल न्यूट्रल स्टिमुलस आपका क्या होता है, फूड होता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है आपका, मतलब स्लाइवेशन आ रहा है लेकिन किसकी वजह से, बेल की वजह से। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब सारी चीजों का सामान्यीकरण कर लिया, जो बेल रिंग हो रही है चाहे वो किसी भी प्रकार की बेल रिंग हो, जनरलाइजेशन हो गया, सलाइवेशन हो रहा है। शेपिंग इज रिलेटेड टू स्किनर। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ईच चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर मैं एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक रूप चलता है, हर बच्चे में एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि पहले वो बच्चा घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे किसी के सहारे से खड़ा होगा, फिर बिना सहारे से खड़ा होगा, फिर चलना फिर दौड़ना सीखेगा, इस तरीके से। इंटीग्रेशन मतलब पहले आप अपनी उंगलियों का यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने में, फिर पूरा हाथ, फिर हाथ जो हथेली और उंगलियों का एक कोऑर्डिनेशन करके पूरा हाथ यूज करते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो यूनिकनेस से रिलेटेड होता है, मतलब हर बच्चा विशिष्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमिलर एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय द चाइल्ड टू फॉर्म। डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है कंसेप्ट्स, लेटर, वर्ड्स या फिर जजमेंट। तो क्या बनाया जाता है, बताएं आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर, कंसेप्ट्स बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। Children gain a good understanding of scientific reasoning and practice because of pedagogical approach that focus on। अब यहाँ पर क्या दे दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया साइंटिफिक रीजनिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक आइडियाज विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में आंसर छिपे होते हैं, बस देखना होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो अब इंक्लूसिव एजुकेशन से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से कि कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ न्यू डैश टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या है, तो एक नया अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इग्नोरिंग ऑफ लर्निंग रेडीनेस वुड रिजल्ट इन। अधिगम तत्परता की अगर आप उपेक्षा करोगे, इग्नोर करोगे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, मैचुरेशन हो पाएगा, सुधार हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप उस चीज की उपेक्षा कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन, निराशा आएगी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। सेल्फ इवेल्युएशन बाय अ टीचर शोज हिज रोल्स एज। आप सेल्फ कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, विचारशील व्यक्तित्व है, ठीक है। एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए लास्ट है, और ये इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका कैंसिल नहीं था, थैंकफुल टू एमपीपीईबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म डिसलेक्सिया। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज मैंने पढ़ाई है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया ये आपका मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया है तो टेकिंग नोट्स वाली बात, लर्निंग डिफिकल्टी दैट कॉज प्रॉब्लम विथ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर से रिलेटेड मतलब डिसकैलकुलिया, स्पेसिफिक हैंड राइटिंग मतलब डिसग्राफिया, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।